ठीक है, पाचन तंत्र का स्वास्थ्य प्रबंधन क्यों करना चाहिए? इन्हें आप जानते होंगे, हिपोक्रेट्स हैं। ये ग्रीक चिकित्सक थे और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और ये इनका कहना है कि सभी बीमारियां पाचन तंत्र में शुरू होती हैं। ये इन्होंने हजारों साल पहले कहा था और आज भी मॉडर्न साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि पोल्ट्री में 95% बीमारियां पाचन तंत्र से ही आ रही हैं। पाचन तंत्र क्या है? मुर्गियों के लिए अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पाचन तंत्र सबसे बड़ा अंग है जो ग्रहण करने के बाद भोजन, पानी, विषैली चीजों और सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है। बर्ड जो कुछ भी मुंह में डालता है उसके संपर्क में सब कुछ आता है। जो कुछ बर्ड बिना कुछ खाए पिए जी नहीं सकता और खाने पीने के बाद पाचन तंत्र के संपर्क में सबसे ज्यादा वो चीज आती है। जैसे यहाँ पर देखें तो एक मुर्गी का पोस्टमार्टम करके उसके सारे अंग पाचन तंत्र के सभी अंग यहाँ पर फैलाए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मुंह है, ये आहार नाल है, यहाँ पर क्रॉप है जहाँ पर दाना सबसे पहले आकर इकट्ठा होता है। उसके बाद ये प्रोवेंट्रिकुलस है और गिजार्ड है, यहाँ पर पाचक रस मिलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस में। इस प्रोवेंट्रिकुलस में पाचक रस मिलते हैं, गिजार्ड में उसकी पिसाई होती है, यानी कि जो दाना होता है अच्छे से उसमें पिसाई होती है और इसमें से जो छोटे होते चले जाते हैं पार्टिकल्स वो आगे भेज दिए जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ये पेनक्रियाज है, इससे पेनक्रियाटिक जूस मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। लीवर से लीवर जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ये सब आ करके यहाँ पर जुजुनम में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये है इतनी बड़ी, इसका ये सब पार्ट है, जुजुनम, डियोडेनम। और ये इसके बाद देखिए कि यहाँ छोटी आंत जितनी कितनी बड़ी है, छोटी आंत में ही पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो गिजार्ड इसे पीस देता है और बाहर आगे भेजता है तो न्यूट्रिएंट्स उससे अलग होने लगते हैं। जब पेनक्रियाज का जूस और लीवर से बाइल जूस मिलता है, न्यूट्रिएंट्स निकालता है और वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पानी सोख लिया जाता है बड़ी आंत में, और इसके साथ में सीकम जुड़ा होता है। ये भी कुछ चीज़ों को पैदा करता है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता है शोषित करने के लिए, तो इसके बाद ये यहाँ पर इसके पीछे से निकल जाता है। पाचन तंत्र के क्या कार्य हैं? अगर कार्यों की बात करें पाचन तंत्र के, जैसे हम ये तो देख ही चुके हैं, यहाँ पर सभी अंग देख चुके हैं मुर्गी के। ये ऐसे दिखता है रियल में, फोटो में हम लोग ऐसे बनाते हैं, पिक्चर में ऐसे बनाते हैं, लेकिन रियल में ये इस तरीके से दिखता है। पाचन तंत्र के क्या कार्य हैं? फीड के सभी पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए पाचन तंत्र ही जिम्मेदार होता है। इसके कार्य करने की क्षमता सीधे तौर पर पोल्ट्री की सेहत और एफसीआर से जुड़ी होती है। यानी पाचन तंत्र जितना अच्छा काम करेगा, पोल्ट्री की सेहत, मुर्गी की सेहत उतनी अच्छी रहेगी और उसका एफसीआर भी उतना ही बेहतर रहेगा, और जितना खराब काम करेगा उसका एफसीआर भी उतना ही खराब रहेगा। कार्य देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन सी जगह पर, यानी कि ये जो अंग है इसके, इसमें कौन सी जगह पर पीएच कितना होता है और ट्रांजिट टाइम, यानी कि फीड कितने समय तक वहां पर रहता है, वहां से निकलने में कितना समय लेता है। अगर क्रॉप की बात करें तो 10 से 50 मिनट रहता है। कई बार क्रॉप में दाना लंबे समय तक भी रहता है अगर आगे जगह ना हो तो। और उसके बाद ये प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड में 30 से 90 मिनट तक रहता है। और यहाँ पे पीएच देखिए कितना कम होता है, 2.5 से 3.5, क्योंकि यहीं पर जूस निकलता है और जो कि भोजन को पचाता है। और उसके बाद डुओडेनम में देखिए थोड़ा सा बढ़ता है पीएच, उसके बाद जुजुनम में भी थोड़ा सा पीएच और बढ़ता है, लेकिन इलियम में देखिए कितना ज़्यादा पीएच हो जाता है। और सीकम, क्लोनन, कोलोन एट क्लोका में क्या पीएच बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये पीएच इसका बढ़ता चला जाता है। और ट्रांजिट टाइम देखिए, निकलने का समय देखिए, इसमें ये इतना समय ले लेता है। फीड के सभी घटकों को पचाना और शोषित करना, यानी पाचन तंत्र का काम क्या है? फीड के सभी घटकों को पचाना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, जो कुछ भी है, फैट, इन सबको पचाना और शोषित करना। किसी भी अवांछनीय तत्व के लिए पहली रुकावट, यानी कि कोई भी चीज मुर्गी के शरीर में जाने की कोशिश करता है, खून में जाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले यही उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर स्वस्थ रहे तो किसी भी सूक्ष्म जीव को अंदर जाने से रोकता है। अगर आपका पाचन तंत्र
गट पूरी अच्छे से स्वस्थ है तो ये किसी भी ऐसी चीज को जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है उसको अंदर जाने से रोकता है। बर्ड के शरीर में सबसे बड़ा इम्यून अंग, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाने के लिए बर्ड के शरीर में ये सबसे बड़ा अंग होता है। 70% इम्यूनिटी यहीं से आती है। इम्यूनिटी के लिए पाचन तंत्र सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। 70% इम्यूनिटी यहीं से पैदा होती है। देखिए छोटी आंत के स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, यानी कि पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका, छोटी आंत, जहां पर अवशोषित होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वहां पर सोख लिए जाते हैं। इसका सबसे मेजर जो रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है, वो छोटी आंत का होता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि सभी अंग तो छोटे छोटे दिखेंगे यहाँ पर, लेकिन जो छोटी आंत देखिए यहाँ शुरू हो जाएगी, कितनी लंबी हुई है, देखिए कितनी लंबी, घूमते घूमते लगभग 4 मीटर के आसपास पहुंच जाती है, बहुत लंबी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होता है पचता है, वही उसके पोषक तत्व तो यहीं पे अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत के स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, इन 5 अवयवों का आपस में जुड़ाव, आंत की अच्छी संरचनात्मक अखंडता। संरचना कैसी होती है आंत की, उसमें विलाई होती है, उसके अंदर क्रिप्ट्स होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म, मतलब कि जो ऐसे देखने में, सीधे नंगी आंखों से देखने में, और उसको माइक्रोस्कोप से देखने पे, दोनों ही स्थितियों में उसकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचनात्मक अखंडता होती है, वो अच्छी रहनी चाहिए। म्यूकस लेयर की समान स्थिति, म्यूकस जो होता है, म्यूकस लेयर होती है, वो समान स्थिति में होनी चाहिए। आंत माइक्रोबायोटा का स्वस्थ संतुलन, माइक्रोबायोटा का स्वस्थ संतुलन का मतलब ये होता है कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, उनके बीच में ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि बुरे बैक्टीरिया आंतों को नुकसान ना पहुंचा पाए, खून में ना जाने पाए। संतुलन और विविधता, विविधता मतलब ये होता है कि बहुत सारे कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है, और वो सभी सही बैलेंस में, सही संतुलन में रहें। अक्षुण्ण तंग जंक्शन, अक्षुण्ण तंग जंक्शन का मतलब होता है कि इंटैक्ट, अक्षुण्ण का मतलब होता है कि खराब ना हो, टूटे हुए ना हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सेल है और ये सेल है, इसके बीच में जंक्शन है, और इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं इनको। इसके बीच में देखिए जुड़ाव है, यहाँ पर जंक्शन है ना, यहाँ पे ये सिलाई जैसी हो रखी है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही से रहने चाहिए, जिससे कि जैसे ये ऊपर की म्यूकस लेयर है, अंदर की म्यूकस लेयर है, यहाँ पर सब ये गट के माइक्रोबायोम घूम रहे हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं, और दूसरे जो तत्व होते हैं घूमते रहते हैं, लेकिन और उन तत्वों को ही अंदर आने को मिले, और ये बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना आने पाए, नुकसान ना पहुंचाने पाए। तो ये बिल्कुल देखिए हर जगह से अच्छे से सिलाई हो रखी है, अच्छे से सिली हुई है ये सब, और जरूरी है कि ये लगातार सिली रहे। इसके बाद अक्षुण्ण तंग जंक्शन, आंत की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्वस्थ स्थिति। आंत की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आंत का जो डिफेंस सिस्टम है, वो स्वस्थ हालत में रहना चाहिए, तभी छोटी आंत को स्वस्थ कहा जा सकता है। जब तक ये 5 चीजें पूरी होनी चाहिए छोटी आंत की स्वास्थ्य के लिए। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ है तो आपका गट, आपकी छोटी आंत मुर्गी की स्वस्थ नहीं है। छोटी आंत का विकास, छोटी आंत का विकास कैसे होता है, छोटी आंत में जो विली होती हैं, जैसे विलाइज होती हैं, जैसे ये देखिए विलाइज है, यही क्या करती हैं कि पोषक तत्वों को सोखती हैं। ये विलाइज देख रहे हैं। विली के विकास में इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इसका जो विकास है, ये इंक्यूबेशन, यानी कि जब अंडा रखा जाता है हैचरी में और सेना शुरू होता है, वहां पर इंक्यूबेट होता है, उस समय भी अगर टेम्परेचर सही नहीं है, स्थितियां सही नहीं है, तब भी इसमें दिक्कत आ जाती है। इसका विकास, आंत का विकास भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाता है, मतलब कि अंडे के अंदर ही जब बच्चा रहता है तभी इन आंतों का विकास शुरू हो जाता है। विकास जन्म के बाद पेट में भोजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जब बच्चा जो है अंडे से निकल आता है, तब अगर उसको आंतों को भोजन मिलता है, तभी उसका अच्छा विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैदा होने के बाद, यानी कि चूजे आने के बाद, आप जल्दी से जल्दी चूजे को भोजन दीजिए, यानी कि दाना जल्दी से जल्दी दीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि कई घंटे लगातार पहले पानी, गुड़ पानी, सोडा, तमाम चीजें चलाते रहते हैं, दाना देते ही नहीं है। जबकि बच्चा आपके फार्म में आए उससे पहले ही आपको ब्रूडिंग एरिया में दाने को फैला देना है, फीडर में, ट्रे में दाने को रख देना है, जिससे आते ही वो अगर खाने का मन है तो खाना शुरू कर दे। अगर नहीं खा रहा है तो आप कुछ को पहले क्या करेंगे, आपकी कुछ जो 5% चूजे लेंगे, उनकी चोंच पानी में डुबोएंगे, वो पानी पीना शुरू कर देंगे, फिर तो खाना ही खाना शुरू कर देंगे।
सहायक आंत्र बैक्टीरिया द्वारा प्रेरित विकास, जो हेल्पफुल यानी कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसके विकास को प्रेरित किया जाता है, यानी कि इससे अच्छे से विकास होता है। सहायक आंत्र बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे प्रोबायोटिक्स जिन्हें कहते हैं हम लोग। आंत में ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा विकास किया जाता है। लेकिन आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं, कैसे? कि प्रोबायोटिक बाहर से दे करके। इसीलिए हम कहते हैं कि फार्म में जब आपका बच्चा आए तो उससे पहले जो आप दाना फैलाते हैं, दाना रखते हैं फीड के लिए, उसमें आप अल्ट्राबैक्टर घोल का सोल्यूशन का 12 घंटे पहले स्प्रे मार दीजिए, अच्छे से पतले से फैलाकर। फर्श पर पन्नी बिछाइए, पतला सा फीड फैलाइए, जो प्री स्टार्टर फीड आप यूज करने जा रहे हैं उस पर पतला सा स्प्रे मार दीजिए उस अल्ट्राबैक्टर घोल का, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया और ज्यादा उसको मिल जाएंगे और उससे आंतों का विकास और बेहतर होगा। तनाव से विकास बाधित, मतलब कोई भी स्ट्रेस होगा, किसी भी तरीके का स्ट्रेस होगा, उससे जो छोटी आंत की विलाइज हैं उनका विकास बाधित होगा। स्ट्रेस जैसे आपका हवा का स्ट्रेस हो सकता है, अमोनिया का स्ट्रेस हो सकता है, हीट का स्ट्रेस हो सकता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रेस होता है, हैंडलिंग में स्ट्रेस होता है, उठाते हैं, रखते हैं, पलटते हैं बच्चे को। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आंख का विकास जितने ही अच्छे से होगा उतना ही बच्चा पहले हफ्ते में ग्रोथ करेगा और उतना ही अच्छा बाद में उसका वजन और एफसीआर आएगा। देखिए कैसे आंत का विकास होता है। एट हैच यानी अंडे से जब चूजा निकलता है तो ऐसे आंतें होती हैं। पहले 4 से दिन में देखिए बहुत तेजी से जो उसकी सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, कई गुणा हो जाती हैं और बढ़ना शुरू हो जाती है। तीर का निशान दिखा ना, बढ़ना शुरू हो गया। आफ्टर ब्रूडिंग पीरियड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द विलेज स्लोस, मतलब कि देखिए ब्रूडिंग पीरियड में तेजी से बढ़ता है और तेजी से बढ़ जाता है। ब्रूडिंग पीरियड के बाद देखिए बढ़ गया है, लेकिन ब्रूडिंग पीरियड जब खत्म हो जाता है तब इसका विकास उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए ब्रूडिंग पीरियड यानी कि ब्रूडिंग के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उसी समय ही आंतों का सबसे ज्यादा विकास होता है। और जितना ज्यादा विकास होता है उतना ही अच्छा बर्ड का पाचन तंत्र रहता है। जितना अच्छा बर्ड का पाचन तंत्र रहेगा उतना ही अच्छा बर्ड दाना खाएगा। जो हमने एक दिन चार्ट शेयर किया था कि बच्चा इतना दाना खाना चाहिए, दाना क्यों नहीं खाता है, इसकी वजह यह है कि दाना खा भी रहा है, दाना खाए कैसे जब दाना पच ही नहीं रहा है, उसकी विलायस ही डेवलप नहीं हुई है अच्छे से, तो दाना पचेगा कैसे? पचेगा नहीं तो खाएगा क्यों वो दाना, है ना। इसलिए जरूरी है कि ब्रूडिंग के दौरान छोटी आंत के विकास को अच्छे से सपोर्ट किया जाए। आंत अवरोध रक्षा की पहली पंक्ति, यानी जो कुछ भी आपके पेट में जाता है, जो कुछ भी मुर्गी के पेट में जाता है, जो कुछ भी खिलाते हैं आप, उसके लिए आंत जो है पहले डिफेंस लाइन होता है, यानी कि पहली रक्षा की पंक्ति होती है। जो कुछ भी आता है उससे बचाता है। कैसे बचाता है? देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पहले हमने देखा ना, यहाँ पर जो ये वही उसी उसी ये सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, नॉर्मल बैरियर, मतलब बैरियर जब क्या नाम सुरक्षा तंत्र सही होता है तब यहाँ पर देखिए ये धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, यानी कि अच्छे से इसकी सिलाई हो रखी है यहाँ पर देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये टूट गया है। देखिए ये जो सिलाई थी इसकी जो है ये टूट गई है, जिसकी वजह से ये जो आपके बैक्टीरिया हैं और डायट्री एंटीजेंट्स हैं ये सब घुस गए इसके अंदर आकर के, इसके अंदर घुस गई। ये देखिए टाइट जंक्शन है, अक्षुण्ण जंक्शन है, और यहाँ पर घुस गए आकर के। तो इसलिए आंत जो है, अब ये यहाँ से घुस गए हैं तो खून में घुस गए हैं। खून में घुस जाएंगे तो खून में घुसने के बाद बर्ड के पूरे शरीर में फैल जाएंगे और हर जगह शरीर में बीमारी फैलाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके का जो बीमारी का बैक्टीरिया होगा वो उस तरीके की बीमारी फैलाएगा। क्या करता है देखिए, ये आंत की जो परतें क्या करती हैं, आंत अवरोध म्यूकस और एपिथेलियल कोशिकाओं की एक परत है जिसमें तंग जंक्शन होते हैं। यानी कि जो आंत की सुरक्षा पंक्ति होती है उसमें म्यूकस होता है यहाँ पर, और एपिथेलियल ये जो देख रहे हैं ना इस सेल, ये एपिथेलियल सेल है जिसमें तंग जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन जिसको बोलते हैं, इस तरीके के होते हैं। तंग जंक्शन इस अवरोध को मजबूत करता है और शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये सब एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, जंक्शन टाइट है, एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। आंत की बाधा को बनाए रखना इष्टतम आंत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि इसको बनाए रखना जो आंत का स्वास्थ्य होता है उसके लिए सबसे अच्छा रहे, उसके लिए जरूरी है। विफलता के परिणाम स्वरूप रोग जनकों का आंत के ऊतकों में और अंततः रक्त में प्रवेश होता है। यानी कि विफलता, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फेल हो गया ये जंक्शन यहाँ तो अच्छा था लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। फेल होने से क्या हुआ,
ये जो क्या नाम जो है रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया थे, ये ऊतकों में घुस गए, ऊतकों के बाद सीधे खून में घुस गए यहाँ पर आकर के। यही कहा जा रहा है कि आंत का जो अवरोध है, यानी कि आंत की सुरक्षा पंक्ति है, वो पहली सुरक्षा पंक्ति होती है शरीर की। अस्वस्थ आंत या खराब आंत स्वास्थ्य, यानी कि आंत जब ठीक नहीं होती है तो क्या होती है, आंत के सामान्य कार्य में बाधा होती है, यानी कि आंत का जो सामान्य कार्य होता है उसमें बाधा पहुंचती है। पाचन क्रिया ठीक ना होना, जिससे भोजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि पाचन सही से नहीं होता है तो क्या होगा, भोजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ब्रायलर में खराब शारीरिक वजन और एफसीआर, तो भोजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, भोजन से ही बच्चा बढ़ता है, तो ब्रायलर का खराब शारीरिक वजन हो जाएगा, एफसीआर भी खराब हो जाएगा। विटामिन डी का खराब अवशोषण होगा, यानी कि विटामिन डी सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग को प्रभावित करता है, यानी कि विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा, और जब कैल्शियम और फास्फोरस का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा तब मुर्गे में लंगड़ापन आ जाएगा। तो लंगड़ापन आने की क्या वजह निकली, मेन आंत सही नहीं होना। अगर आंत सही नहीं होगी तो विटामिन डी सही से अवशोषित नहीं होगा, उसकी वजह से कैल्शियम फास्फोरस का उपयोग सही नहीं होगा और मुर्गे में लंगड़ापन आ जाएगा। इसलिए आंत को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। गैल्ट का विकास और प्रतिरक्षा कार्य बाधित, यानी गैल्ट का जो विकास होता है और डिफेंस सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा होती है रोगों से, वो बाधित हो जाती है। प्रतिरक्षा दमन हो जाता है, यानी इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, प्रतिरक्षा दमन हो जाता है। मौजूदा सूक्ष्म जीवों द्वारा तत्काल संक्रमण हो जाता है, यानी कि जैसे ही प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी कम होती है, वैसे ही सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तुरंत क्या नाम इन्फेक्शन करते हैं, तुरंत हमला करते हैं। स्थायी प्रतिरक्षा समझौता, जिसके कारण वैक्सीन विफल हो जाती है और बाद में वायरल संक्रमण हो जाता है। यानी कि अगर आंतों का सही विकास नहीं होगा जिसकी, तो क्या होगा कि एक परमानेंट, यानी कि परमानेंट डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से वैक्सीन भी अगर आपने कर रखी है तो वही फेल हो जाएगी। सोचिए, आपने सोचा कि हमने तो वैक्सीन कर दी है, अब ये बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वैक्सीन करने के बाद भी फार्म में बीमारी आ जाती है। किसकी वजह से, अगर आंतें सही नहीं होंगी, यानी कि पाचन तंत्र सही नहीं होगा, तब भी ये बीमारी आएगी और बाद में वायरल संक्रमण फैल जाता है। यानी कि वायरल संक्रमण, जो बोलते नहीं वायरल फैल गया, वायरल फैल गया, वो इसी वजह से फैलता है। यानी कि वायरल फैलने की वजह भी, की मुख्य वजह भी आते हैं और पाचन तंत्र है। रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में आंत अवरोध की विफलता, यानी कि अगर रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में आंतें असफल हो जाएं, विफल हो जाएं, तो क्या होता है, लीकी आंत, जैसे लीकी गट बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, राइट जंक्शन टूट गया, इसी को हम लोग लीकी आंत बोलते हैं। लीक कर गया, यहाँ से लीक कर गया है तो क्या हुआ, बैक्टीरिया घुसते चले गए यहाँ पर। पोषक तत्वों का पिछली आंत में जाना, पिछली आंत कौन सी होती है, जो बाद में आपकी होती है, बड़ी आंत जिसे बोलते हैं और सीकम जिसे बोलते हैं, वो पिछली आंत में चली जाती हैं। जब पोषक तत्व पिछली आंत में चली जाएंगी तब क्या होगा, पोषक तत्व पिछली आंत में जाएंगे तो पिछली आंत में जो आपका यहाँ पर देखिए, पोषक तत्व जब आपका जो है यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा पोषक तत्व, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है और सीकम है, यहाँ पर जब चला आएगा, यहाँ पर पचेगा नहीं है, और यहाँ पर चला आएगा तब क्या होगा, यहाँ का पीएच जो है बहुत ज्यादा होता है। जैसे बताया ना, यहाँ पर देखिए पीएच का, सीकम कोलन को का इसका पीएच देखिए कितना ज्यादा है। यहाँ पे पीएच ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, कोलिस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया विशेष रूप से होता है। और जब यहाँ पर होता है, जिसको खुराक मिलने लगती है, फीड नहीं पचा है, फीड आगे जाएगा तो इस बैक्टीरिया को यहाँ पर खुराक मिलेगा। कोलिस्ट्रीडियम जैसे अवसरवादी, यानी कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया पहले से होता है, मौका ढूंढता है कि पोषक की दाना नहीं पचा है, आंत में आ रहा है, हमको मिल रहा है, तो ये क्या होगा कि ये बढ़ेगा और उसके बाद ये नेक्रोटिक आंत्रशोथ, यानी जिसको नेक्रोटिक एंटाइटिस बोलते हैं हम लोग, जिसमें आते हैं लाल लाल हो जाती है, खूनी खूनी लाल लाल हो जाती है, इसमें खून खून सा दिखता है, खूनी नसें से दिखती हैं। ऐसे सामान्य रूप से आंतें कैसी होती हैं, सफेद होंगी, लेकिन जब नेक्रोटिक एंटाइटिस हो जाएगा तो आंतें लाल हो जाएंगी, आपको आगे आपको दिखाएंगे। और ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ऊपर बढ़ना शुरू होता है, यानी कि फिर ये रहता तो यहाँ पर है, आपका रहता यहाँ पर है, रहता इस जगह पर है, लेकिन जब दाना सही से नहीं पचता है, यहाँ पर आता है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, फिर ये यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देता है। और वही आपको इसीलिए आते हैं, छोटी आंत जो है लाल लाल दिखना शुरू हो जाती है। आगे आते हैं, ई कोली जैसे सहजीवी बैक्टीरिया, यानी कि ई कोली का बैक्टीरिया भी आपकी आंतों में, यानी कि मुर्गी की आंतों में रहता है, लेकिन जब पाचन सही से नहीं होता है, पीएच जब बढ़ता है, तब ई कोली जैसा बैक्टीरिया भी
आंत शोथ यानी कि एंट्राइटिस और जोड़ों में सूजन। जोड़ों में सूजन मतलब जो मुर्गी होती है उसके जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों में सूजन पैदा होती है, उसकी एक वजह इकोली का बैक्टीरिया होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया तभी एक्टिव होता है जब आंतें सही से काम नहीं करती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोलाई के पीछे भी आंतों का सही से काम नहीं करना होता है, और इसीलिए पीएच बढ़ने ना पाए, इसीलिए आप पानी के अंदर क्या डालते हैं, एसिडिफायर डालते हैं ना पीएच कम रखने के लिए। तो इसीलिए आप डालते हैं कि पीएच बढ़ते ही पाचन तंत्र में क्लोस्ट्रीडियम है, इकोली है, ये एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम लोग अल्ट्राबैक्टर का घोल जब डालते हैं पानी में, तो अल्ट्राबैक्टर के घोल में ऑर्गेनिक एसिड होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं नेचुरल रूप से, और वो भी जा करके पानी के पीएच को बैलेंस करते हैं। ज़्यादा अगर पीएच होगा उसका तो पीएच को बैलेंस करके नॉर्मल पे लेकर के आएंगे, जिससे ये इस तरीके की स्थिति ना आने पाए। इसलिए आंतों के स्वास्थ्य के लिए अल्ट्राबैक्टर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और हमेशा आपके पास ये तैयार होना चाहिए। बहुत सी चीजों में काम करता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जो आंत के स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कैसे कैसे प्रभावित होता है, कैसे बिगड़ता है। इंक्यूबेशन, यानी कि देखिए मुर्गा आपके पास आया, चूजा आपके पास आया नहीं है, उससे पहले ही ये सब शुरू हो जाता है। कई बार इसलिए देखते हैं कि बच्चा आपके पास आते ही 2-3 दिन के अंदर ही बीमार पड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा पहले ही हैचरी में, अंडे में और ट्रांसपोर्टेशन में इन्फेक्ट हो चुका है, यानी कि पहले से ही इन्फेक्ट हो चुका है। तो आपके पास आया है बच्चा, इसीलिए आते ही 2-3 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है। इंक्यूबेशन, हैचरी इंक्यूबेटर में तापमान नियंत्रण आंत के विकास को प्रभावित करता है। अगर हैचरी जो लगी होती है उसके इंक्यूबेटर में टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, उससे आंतों का विकास प्रभावित होता है। ब्रूडिंग के समय चूजे का तापमान, यानी कि ब्रूडिंग समय जो टेम्परेचर आप देते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर देते हैं, उससे भी आंतों का विकास प्रभावित होता है। फीड और पानी तक जल्दी और आसान पहुंच, यानी कि फीड और पानी जल्दी से जल्दी मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे भी चूजे के आंतों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। फीड का स्वरूप, फीड किस तरीके का है, पैलेट है, मेस है, क्रम है। फीड तक पहुंच, यानी फीड आसानी से मिल पा रहा है, बर्ड को नहीं मिल पा रहा है। फीड में बदलाव, यानी फीड में जब बदलाव करते हैं, यानी कि फीड टाइप में बदलाव होता है, तब भी दिक्कत पैदा होती है। माइकोटॉक्सिन फंगस इन्फेक्शन आप जानते हैं मक्के में, और ये कई बार आपके सोयाबीन में भी इसका असर होता है माइकोटॉक्सिन्स का, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। माइकोटॉक्सिन पर एक अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस माइकोटॉक्सिन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बर्ड को। पोषण, फीड घटक, यानी कि फीड में क्या क्या चीजें हैं कि नहीं है। कण का आकार, यानी कि फीड का जो साइज होता है, जैसे आपका प्री स्टार्टर फीड 1 mm से 2 mm का होना चाहिए। फीड के जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसका आकार। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपके मल्टीविटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम फीड वगैरह में मिलाया जाता है, वो मिलाए गए हैं कि नहीं मिलाए गए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि फीड में एंजाइम मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, एंजाइम फीड को पचाने में बहुत मदद करते हैं, और इसलिए पाचन तंत्र में एंजाइम्स पैदा होते हैं कुछ, जो कि फीड को पचाने में मदद करते हैं। और कई बार ये एंजाइम फीड बनाने वाली कंपनी या फीड बनाते समय भी मिलाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको 12 घंटे पहले फीड पर अल्ट्राबैक्टर का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एंजाइम्स भी पैदा करते हैं, और वो एंजाइम्स फीड पचाने में बर्ड की मदद करते हैं। जैसे फीड एंजाइम है एनएसपी मतलब नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स जैसे होते हैं, ये एंटी पोषण कारक होते हैं, यानी कि ये पोषण में दिक्कत पैदा करते हैं। तनाव का मतलब स्ट्रेस जैसे स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। स्टॉकिंग घनत्व, स्टॉकिंग डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी जगह पर आपने कितना चूजा डाला है। अगर आपने जगह के हिसाब से ज़्यादा चूजा डाल दिया है तो भी दिक्कत होगी आंतों का सही से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए चूजा जितनी जगह है आपके पास, जितना बताया गया है, जितना हमने जगह बताई हुई है, उसके हिसाब से कोशिश करिए 5 से 10% कम ही चूजा लीजिए। अगर हमने कहा कि आपको 1.5 स्क्वायर फीट में ही एक चूजा के हिसाब से एक चूजा रखना है, एक चूजा खरीदना है, तो आप 1.6 1.7 के हिसाब से चलिए। अगर आपको बच्चे का वजन ज़्यादा बड़ा करना है, 3 किलो करना है, 3.5 किलो करना है, तो उसी हिसाब से आपके फार्म में जगह होनी चाहिए।
अन्यथा बाद में दिक्कत पैदा होगी। तापमान, टेम्परेचर आप जानते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है। वेंटिलेशन मतलब हवा का बहाव, हवा का संचार। अगर साफ ताजी हवा नहीं मिलेगी बच्चे को तो भी उसका पाचन तंत्र प्रभावित होगा। पानी की गुणवत्ता जैसे पीएच कम है, ज़्यादा है। कठोरता, विशेष रूप से आयरन, Fe मतलब आयरन होता है। कठोरता यानी कि पानी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। संदूषण मतलब कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जैसे इसमें मिल जाती हैं, जैसे केमिकल मिल जाता है, कई बार केमिकल तरह तरह के मिल जाते हैं ना कई बार पानी में, तो उनसे बचाना होता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं पानी में, जैसे इकोलाई वगैरह के बैक्टीरिया होते हैं। इससे भी पाचन तंत्र, आंत के स्वास्थ्य जो है प्रभावित होते हैं। आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में फिर से अगले देखिए क्या दिक्कत है। देखिए, देख रहे हैं आंत है, छोटी आंत है, क्या हालत हो रखी है इसकी, सफेद की जगह ये इन्फेक्टेड आंत है, यानी कि बैक्टीरिया ने इसको अच्छे से नुकसान पहुंचाया हुआ है। जबकि ये होनी चाहिए सफेद, हो रखी है बिल्कुल लाल लाल हो रखी है ये। आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले और कौन से कारक होते हैं, जैसे लिटर है। लिटर में बिछावन जिसे बोलते हैं हम लोग, बिछावन में नमी कितने प्रतिशत है। बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है बिछावन बहुत ज़्यादा गीला होगा तो उसमें अमोनिया ज़्यादा पैदा होगी और बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होंगे, पनपेंगे उसमें, और उसकी वजह से आंतें प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य हस्तक्षेप जैसे एजीपी है, चिकित्सीय एंटीबायोटिक है, टीकाकरण है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, ये सब का एंटीबायोटिक का भी असर आंतों पर होता है। वैक्सीनेशन का असर भी आंतों पर होता है। प्रीबायोटिक जो आप देते हैं, जो कि प्रीबायोटिक बैक्टीरिया का भोजन होता है, उससे मिलेगा तो अच्छे से खुश रहते हैं, हाँ, अच्छा अपना काम अच्छे से करते हैं। प्रोबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया बाहर से डालते हैं, मित्र बैक्टीरिया जो फायदा पहुंचाते हैं शरीर को। संक्रमण में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, जैसे इकोलाई है, सल्मोनेला है, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम है। वायरल इन्फेक्शन भी होता है। परजीवी मतलब जो परजीवी पैरासाइट, जैसे आपका ऑक्सी, प्रोटोजोआ परजीवी। और आंत का माइक्रोबायोटा का मतलब ये होता है कि उसमें जो तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जो साथ में रहते हैं, उनका एक बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होगा तो आंतें वो खराब कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आंतें खराब कर रखी हैं। प्रजातियों की संख्या, यानी कि जो अलग अलग प्रजाति है बैक्टीरिया की, उनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। सहजीवी, यानी कि सहजीवी और रोगजनक के बीच में संतुलन। सहजीवी कौन से बैक्टीरिया है आपका, इकोलाई है, ठीक है। और रोगजनक यानी कि जो सहजीवी बैक्टीरिया होता है इकोलाई का, उसमें 15% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। उनके बीच में एक संतुलन रहना चाहिए। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण का मतलब क्या होता है कि दोनों, इनके बीच में आपस में कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो एक दूसरे को मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं आदि। जैसे अगर इकोलाई की बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई है तो अगर आप उसको खत्म करने वाले, खाने वाले बैक्टीरिया छोड़ देंगे, अंदर जा करके हाथ में भेज देंगे, तो वो इसको खा पी करके बाहर निकाल देंगे और आपकी आंतें सही हो जाएंगी, फिर आपका बॉड भी ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रोबायोटिक से भी कई बार इकोलाई ठीक हो जाती है। बायोसिक्योरिटी मतलब स्वच्छता, साफ सफाई रखिए। आंत के स्वास्थ्य पर इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग का प्रभाव, हम इसको डिटेल में समझते हैं। जो हम लोगों ने अभी तक देखा था, छोटा देखा था, अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या प्रभाव होता है। आंत के स्वास्थ्य पर इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग का क्या प्रभाव होता है। हैचरी तापमान नियंत्रण सीधे विली की लंबाई और क्रिप्ट की गहराई को प्रभावित करता है। यानी कि हैचरी में जब अंडा लगाया जाता है, वहां पर टेम्परेचर जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, उससे आंतों के विली की लंबाई, विलाई क्या होती है, विलाई ही जो है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इन सबको यही विलाई ही आपकी अवशोषित करती है। और क्रिप्ट क्या होती है, विलाई पर ही क्रिप्ट्स बनी होती हैं, अंतिम अवशोषण उन्हीं क्रिप्ट्स के अंदर ही होता है। कि गहराई प्रभावित करता है, यानी कि टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा तो ये सही से डेवलप नहीं होंगी, विकसित नहीं होंगी। विशेष रूप से सिंगल स्टेज मशीन में, कुछ मशीनें होती है सिंगल स्टेज होती हैं, कुछ मल्टी स्टेज होती हैं, और सिंगल स्टेज मशीनें अगर यूज की जा रही हैं तो दिक्कत होती है विली के डेवलपमेंट में। इसलिए आप अगर प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ से बच्चा ले रहे हैं उनके पास हैचरी में कौन सी मशीन लगी हुई है। कई बार
जो सिंगल स्टेज मशीन रखते हैं वो लोग चूजा थोड़ा सा सस्ता दे देते हैं, फार्मर सस्ते के चक्कर में पड़ जाता है, चूजा ऐसा ले आता है कि जिसका बिलाई सही से डेवलप नहीं होता है और फिर वो बच्चा आगे चल करके अच्छा वजन नहीं देता है, अच्छा एफसीआर नहीं देता है। देखिए हैचरी से ही तय हो जाता है कि बच्चे की का रिजल्ट क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब जो लोग इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं, बच्चा कंपनी दे रही है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बच्चा वही लेना पड़ेगा जो इंटीग्रेशन वाली कंपनी करती है। अधिकतर इंटीग्रेशन कंपनी बच्चा ठीक ही ठाक देती है, क्योंकि उसे ही पता है कि ये आखिरी रिजल्ट को प्रभावित करेगा, हमारा ही नुकसान होगा, बच्चा सही नहीं बड़ा होगा तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए इंटीग्रेशन वाली कंपनियां अधिकतर बच्चा सही देती हैं। फीड और पानी की शुरुआती और आसान पहुंच, यानी ये ब्रूडिंग का टाइम है। देखिए अभी तक हम लोग हैचरी में थे, अब हम लोग ब्रूडिंग पे आ गए। ब्रूडिंग में फीड और पानी की शुरुआती और आसान पहुंच, यानी बच्चा आया है उससे पहले ही पानी और दाना लग जाना चाहिए आपका। पहुंच आंत के विकास में मदद करती है, जो सीधे ब्रूडिंग दक्षता से संबंधित है। तापमान, वेंटिलेशन, जगह, प्रकाश, यानी कि देखिए ब्रूडिंग में क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, जगह, पर्याप्त जगह चाहिए और पर्याप्त रोशनी चाहिए। ये सब आंत के विकास को पर असर डालती हैं। पानी और फीड की उपलब्धता भी आंत के विकास पर सीधे असर डालती है। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए आप लोग ब्रूडिंग के लिए जो चर्चा हुई थी, जो ब्रीडिंग वाला वीडियो है वो देखिएगा। तनाव, स्ट्रेस का आंत के स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि जो तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं उससे आंत के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तनाव कैसा हो सकता है, कौन कौन से तनाव हो सकते हैं। प्रबंधनात्मक, प्रबंधन माने कि मैनेजमेंट वाले कौन कौन से हो सकते हैं। इससे स्टॉकिंग घनत्व तो मतलब कि कितनी जगह में आपने कितने बच्चे डाले हैं। हैंडलिंग, कैसे उसको हैंडल किया गया है बच्चे को। डीबेकिंग, डीबेकिंग मतलब डीबेकिंग होता है तो नॉर्मली ब्रायलर में डीबेकिंग नहीं करना पड़ता, ये लेयर के लिए होता है। टीकाकरण, टीकाकरण मतलब जब बच्चे को आप वैक्सीन करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा जो है वैक्सीन के बाद अक्सर जो है कुछ ना कुछ उसमें बीमारी से आने लगती है। ये वजह होती है, ये भी स्ट्रेस ही होता है एक तरीके का, जो कि वैक्सीन की वजह से आता है। देखते नहीं कई बार कि बच्चे को आपने वैक्सीन लगाया और एक दो तीन दिन के बाद चिक चिक करने लगता है। उसकी वजह यही होती है कि वो स्ट्रेस होता है बॉडी पर, इसकी वजह से चिक चिक करना शुरू हो जाता है और उसका असर भी आपके बर्ड के आंतों पर पड़ता है। स्थानांतरण मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं लोग। जैसे ये कई लोग कैसा होता है कि ब्रूडिंग एक जगह करते हैं, उसके बाद वो उसका बाद में ब्रूडिंग के बाद का जो फेज होता है, ग्रोइंग और फेज होता है और फिनिशिंग फेज होता है, उसमें दूसरी जगह पर रख देते हैं। कई बार क्या करते हैं कि बच्चा, अधिकतर क्या होता है आजकल की हैचरी दूसरी जगह पर होती है और बच्चा दूसरी जगह पाला जाता है, तो उसमें भी ट्रांसफर वाला जो स्थानांतरण वाला स्ट्रेस होता है वो भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। पीक लेंगे ये लेयर बर्ड के लिए, ब्रायलर बर्ड के लिए नहीं। पर्यावरणीय, यानी कि वातावरण, यानी कि जो पर्यावरण है उसका जो स्ट्रेस क्या हो सकता है, उसका स्ट्रेस भी पड़ सकता है बच्चे के आंख पर। तापमान, टेम्परेचर का असर। आर्द्रता मतलब नमी, नमी RH जिससे बोलते हैं हम लोग, RH देखते हैं RH मीटर में। लीटर अमोनिया, लीटर से जो अमोनिया पैदा हो रही है उसका असर भी पड़ता है। हीट स्ट्रेस प्रमुख है, इसमें जो हीट स्ट्रेस होता है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से हीट स्ट्रेस के ऊपर एक चर्चा हुई थी, उसकी चर्चा को भी आप लोग ध्यान से फिर से देखिएगा। हीट स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत दिक्कत पैदा करता है हीट स्ट्रेस बर्ड को। देखिए बर्ड में हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। पोषण संबंधी जैसे फीड और पानी की गुणवत्ता, किस तरीके का फीड मिल रहा है, किस तरीके का पानी मिल रहा है, साफ है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। रोग संबंधी तनाव, जब बर्ड में कोई रोग हो जाता है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस पैदा होता है। ऑक्सीडेटिव तनाव, इन सभी तनाव का परिणाम है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब बर्ड के अंदर टूट फूट होती है, अंगों में सड़न गलन होती है, तो ये इन सभी तनाव का परिणाम है। जो ऊपर आप तनाव देख रहे हैं, इन सभी के तनाव से ये ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है। ये लास्ट स्टेज होती है, ये सब तनाव होते हैं उसके बाद ही ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है, आपका टूट फूट वगैरह पैदा होती है। इसकी टूट फूट आप अक्सर थोड़ा बहुत होती रहती है, उसके लिए ही सर्जिकल मेडिसिन है। सर्जिकल मेडिसिन ध्यान रखिएगा कि सर्जिकल मेडिसिन वही करती है काम। देखा है यहाँ पर जो यहाँ पर टूट हो गई, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये स्लाइड टूट गई एक तरीके से, यहाँ टूट गया, तो इसको रिपेयर करने का काम कौन सी मेडिसिन करती है, सर्जिकल। हल्का फुल्का अगर टूट फूट हो गई है तो रिपेयर भी करती है, प्लस इसको टूट फूट होने से बचाती भी है। अगर हल्का फुल्का टूटना फूटना शुरू हो गया तो यहीं पर रिपेयर करना शुरू कर देगी, पूरा नहीं टूटने फूटने देगी। तो सर्जिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है।
तनाव से प्रतिरक्षा दमन हो सकता है, यानी कि तनाव पड़ता है तो उससे इम्यूनिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे इम्यूनिटी खराब हो सकती है। प्रतिरक्षा विकास पर प्रभाव पड़ता है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट पर, इम्यूनिटी बढ़ने पर, विकास पर उसके प्रभाव पड़ता है। संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तनाव स्वास्थ्य और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी ये जो तनाव होते हैं इससे बर्ड का हेल्थ और प्रोडक्शन दोनों ही खराब होते हैं। आंत में जारी तनाव हार्मोन कई रोगजनक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोसी की वृद्धि और गतिविधि को उत्तेजित करते हैं। तनाव होता है तो तनाव हार्मोन रिलीज होते हैं आंतों में, और उसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तनाव का आंत के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा हीट स्ट्रेस के बारे में खास तौर से दिखाया गया है। तनाव का आंत के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है कि ये जो आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं वो जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए डिटेल में इसमें समझाया गया है आपका। ये वही चीज़ दिखाया गया नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है और लीकी गड में क्या होता है। टूट जाता है बॉन्ड, यानी सिलाई टूट जाती है उसकी, तब क्या होता है तो ये जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, माइकोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन्स हैं। एंडोटॉक्सिन ई कोलाई बैक्टीरिया पैदा करता है, माइकोटॉक्सिन फंगस पैदा करते हैं। पैथोजेंस जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सब यहाँ के रास्ते अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है तो आप इसको टाइम निकाल के आराम से समझिएगा, पढ़िएगा। आंत के स्वास्थ्य पर हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन का प्रभाव देखिए, हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। लूज ड्रॉपिंग्स, हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन सही ना होने पर भी लूज ड्रॉपिंग्स होती है। लूज ड्रॉपिंग्स में बर्ड के बीट में दाना जाता है, दाना जाएगा तो आप बर्ड का वेट प्रॉपर नहीं आएगा, FCR खराब जाएगा आपका। ओपन फार्म में गर्मी के तनाव के कारण क्या होता है कि जो ब्रायलर होता है या लेयर होता है, बेटा होता है, जो कुछ भी आपने पाल रखा है, ब्रायलर पाला हुआ है अगर आपने, तो गर्मी के तनाव से क्या होगा, जब गर्मी लगेगी बर्ड को तो क्या करेगा, बर्ड पानी ज़्यादा पिएगा। खराब तापमान वेंटिलेशन कंट्रोल या इसी शेड में भी अमोनिया के साथ जब गीला लीटर हो जाता है तो भी इसी शेड में भी बच्चा पानी ज़्यादा पीता है। खराब तापमान जहाँ भी होगा, चाहे वो ओपन फार्म में हो चाहे वो इसी फार्म में हो, अगर तापमान टेम्परेचर कंट्रोल सही नहीं है तो बच्चा पानी ज़्यादा पिएगा गर्मी बढ़ने पर। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा, अत्यधिक पानी आंत में पोषक तत्वों को पतला कर देता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण खराब हो जाता है और पिछली आंत में पोषक तत्व चले जाते हैं। यानी कि पोषक तत्व पानी ज़्यादा होने से क्या होता है, आप जानते हैं ना, गिजाड़ में पिसाई होती है तो वहाँ पर टाइम मिलना चाहिए पिसाई के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब पानी आ जाता है ज़्यादा तो वो बहुत जल्दी पानी के साथ में फीड तुरंत आगे चला जाता है और पर्याप्त रूप से वो, अब क्या हुआ कि पतला हो जाता है, यानी पोषक तत्व पतले हो जाते हैं। जो जूस होगा वो भी पतला हो जाएगा, जूस पतला हो जाएगा तो भी सही से दाना नहीं पचेगा और फिर दाना आपका निकलते हुए बड़ी आंत में और सीकम में पहुंच जाएगा, यानी जिसकी वजह से पोषक तत्व चले जाएंगे और फिर वहां पर बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा, फिर वो आके बीमारी करेगा। छोटी आंत का पीएच अपचित झागदार फीड घोल के साथ क्षारीय हो जाता है, यानी कि जो छोटी आंत का पीएच होता है वो दाना नहीं पचता है, झागदार हो जाता है, तब वो घोल के साथ ही मिलकर के क्षारीय हो जाता है। जबकि होना चाहिए क्या, अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय होने पर यानी कि पीएच कम होना चाहिए, क्षारीय होने पर पीएच बढ़ जाता है। जब पीएच बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर फीड आगे चला जाता है। कोलिस्ट्रीडियम जैसे अवसरवादी जीव पिछली आंत में वृद्धि और गणन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि कोलिस्ट्रीडियम को जब दाना बिना पचे हुए पहुंच जाएगा बड़ी आंत में, सीकम में पहुंच जाएगा, तो वहाँ जो कोलिस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया रहता है उसे मौका मिल जाएगा और वो दाना पानी मिल जाएगा, उसको खा पी कर बढ़ेगा और फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी आंतें वैसे भी क्षारीय हो चुकी हैं, जबकि अम्लीय की जगह होती हैं, तो क्षारीय होने की वजह से कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को माहौल मिल गया आगे बढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो ये क्या करता है, फिर ये वृद्धि करेगा और छोटी आंत में आकर के नेक्रोटिक एंट्राइटिस पैदा करेगा। नेक्रोटिक एंट्राइटिस मतलब वही जो आंतें लाल लाल हो जाती हैं आपकी, छोटी आंत की ओर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ई कोलाई जैसे सहजीवी बैक्टीरिया रोगजनक बन जाते हैं, यानी ई कोलाई जैसा जो बैक्टीरिया होता है जो कि साथ में रहता है, लेकिन फिर वो हीट स्ट्रेस होने की वजह से आपका हीट स्ट्रेस होने पर क्या होता है कि फिर ये आपका अम्लीय और क्षारीय वाला जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है और फिर वो आपका
पैथोजेनिक बन जाता है, यानी कि साथ में रहता है आराम से, लेकिन वो मौका पाते ही बीमारी फैलाने वाला पैदा बन जाता है और रोग उत्पन्न करने वाले एंडोटॉक्सिन का उत्पादन करना शुरू कर देता है। एंडोटॉक्सिन का उत्पादन शुरू करता है इकोलाई का बैक्टीरिया ही। अक्सर आप सुनते होंगे कभी कभी इसी फॉर्म में बीमारी आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही एलपीएस, यानी आपका एंडोटॉक्सिन जो पैदा होता है। इसी फॉर्म में क्या होता है कि अधिकतर बर्ड की संख्या ज़्यादा होती है। जब बर्ड की संख्या ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ती है, इसके स्ट्रेस बढ़ता है तो इकोलाई बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, एंडोटॉक्सिन पैदा करना शुरू कर देता है। उसी एंडोटॉक्सिन से फिर बच्चा बीमार होने लगता है। आपको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। आंत के स्वास्थ्य पर हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन का प्रभाव, आगे चलते हैं देखते हैं। लीकी गट, देखिए इस तरीके की बीट हो रही होती है ना, ये सब देख रहे हैं, ये इस तरह की बीट होती है, ये आपका आंतों पर स्ट्रेस का प्रभाव होता है। तो देखिए दाना निकल रहा है सब में। लीकी गट, देखिए लीकी गट जैसे ये वाटरी, देखिए पानी एक थोड़ा सा जैसे चॉकलेटी टाइप में हल्की सी होती है, पानी सा होता है। बीट ये होती है, या बीट ऐसी होती है जिसमें दाना निकलता है। ये उसकी वजह से होता है, हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन की वजह से ही ये आपका लीकी गट की प्रॉब्लम पैदा होती है। सूक्ष्म जीव रक्त प्रणाली में प्रवेश का रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब सेल्स के बीच में जगह बन जाती है, लीकी गट हो जाता है तो पहुंच करके बीमारी पैदा करते हैं। लक्षण कैसे दिखते हैं आपको? डिसबैक्टीरियोसिस हो जाता है, आंध्रशोथ मतलब कि वही एंटाइटिस हो जाता है, फीड जाता है, यानी फीड आपका बीट के साथ में फीड आएगा। गीला लिटर जो है गीला रहेगा, यानी कि ये पानी जाएगा तो लिटर भी, यानी जैसे ऐसे बीट करेगा तो लिटर क्या होगा? गीला रहेगा आपका। लिटर में फिर अमोनिया ही पैदा होगी, आपकी शरीर का वजन कम हो जाएगा, पक्षी निर्जलित हो जाएंगे, यानी कि हीट स्ट्रेस की वजह से जब ये सब होगा आपका तो पक्षी निर्जलित हो जाएंगे, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो फिर वो क्या करेंगे आप? फिर उनको आप फिर कोशिश करेंगे कोई नेफ्रोटेक लगाए, कोई नेफ्रोकेयर लगाए, जिससे पानी उठाएंगे, लेकिन आपने इस हीट स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, यानी कि वेंटिलेशन और हीट को कंट्रोल नहीं किया अगर आपने, तो ये सब सारी जो इलाज होते हैं सब बेकार हो जाते हैं। कैसे होते हैं? डिहाइड्रेशन होगा तो बर्ड पानी पिएंगे तो फिर क्या होगा? फिर पानी पिएंगे तो ज़्यादा पानी जाएगा, फीड कम जाएगा, ज़्यादा पानी जाएगा तो फिर क्या होगा? ऐसे ही क्या नाम जो है आपके पानी ज़्यादा होगा, फीड कम होगा, पानी ज़्यादा होगा तो फिर वो मिल करके फीड बिना पचे ही आंतों में आएगा, फिर वो फिर वो बाहर जाएगा, फिर बैक्टीरिया पैदा होंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करते हैं, वेंटिलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। पानी ज़्यादा पिएंगे, ये चक्र दोहराकर स्थिति को और खराब होगा, यानी कि साइकिल चलती ही जाएगी। गर्मी का तनाव और पेट का स्वास्थ्य एक दुष्चक्र है, यानी कि हीट स्ट्रेस और गट हेल्थ दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और इसका दुष्चक्र बन जाता है और बाहर आने के लिए कोई राहत नहीं, यानी कि इससे बाहर आने के लिए कोई और तरीका नहीं होता है। केवल और केवल आरामदायक वातावरण ही इसका समाधान है, यानी कि दवा इसका समाधान नहीं है। कई लोग सोचते हैं दवा लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा सब, ऐसा समाधान नहीं। दवा केवल टेम्परेरी सोल्यूशन है। आपको टेम्परेचर को और वेंटिलेशन को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी इससे आप बाहर आ पाएंगे, अन्यथा ये दिक्कत बढ़ती जाएगी, आपका वेट बच्चा नहीं ले पाएगा और एफसीआर खराब जाएगा। पेयजल की गुणवत्ता और आंत का स्वास्थ्य, पानी रक्त का प्रमुख घटक है, यानी कि रक्त में पानी बहुत ज़्यादा होता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन खून से ही पहुंचते हैं ना कोशिकाओं तक। पाचन पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि पाचन नहीं होगा तो पोषक तत्व अवशोषित नहीं होंगे। पानी आंत के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पानी की गुणवत्ता के मानदंड आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि पानी की क्वालिटी जो आंत के स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करता है, गट हेल्थ को प्रभावित करता है। कौन कौन से गुणवत्ता कैसे तय होती है? कंटेमिनेशन अगर है, मान लीजिए कोई केमिकल का कंटेमिनेशन है या माइक्रोबियल मतलब कि कोई बैक्टीरिया वगैरह का कंटेमिनेशन हो तो उससे दिक्कत हो सकती है आपको। यानी कि ये कैसे होता है? ये पानी से होता है, यानी पानी कैसे कैसे दिक्कत पैदा कर सकता है। पानी अगर सही नहीं है तो कैसे कैसे दिक्कत पैदा होगी, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कंटेमिनेशन हो सकता है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज जैसे खनिज तत्व, जिनमें से आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, यदि अधिक हो, लेकिन ज़्यादा हो तो टीडीएस ज़्यादा हो जाता है और पानी हमारा हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग अल्ट्राबैक्टर का घोल इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को सॉफ्ट भी कर देता है।
पानी का पीएच आंत के शरीर विज्ञान और बैक्टीरिया की गतिविधि को प्रभावित करता है। अम्लीय पीएच हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यानी कि पानी का जो पीएच होगा, पानी अगर पीएच होगा तो ये बॉडी और बैक्टीरिया की एक्टिविटी को प्रभावित करेगा। और पीएच जो आपका इकोलाई का बैक्टीरिया होता है, पीएच ज़्यादा होने पर ही एक्टिव होता है, और जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है वही पीएच ज़्यादा होने पर ही एक्टिव होता है, ऊपर चढ़ता है। ये आप लोग पहले देख चुके हैं कैसे कैसे क्लोस्ट्रीडियम का बैक्टीरिया ऊपर बढ़ता है और किस पीएच में रहता है। अम्लीय पीएच यानी कि पीएच कम रहने पर हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यानी कि पानी का अगर पीएच कम है, ज़्यादा नहीं है, पीएच अल्कलाइन, पानी अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है, तो ये हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इसीलिए आप लोग एसिडिफायर वगैरह मिलाते हैं या ऑर्गेनिक एसिड मिलाते हैं। पेयजल की गुणवत्ता और आंत का स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर पीएच दिया हुआ, ये पीएच स्केल है। देखिए यहाँ पर जो कोलन होता है, इसका पीएच देखिए कहाँ जा रहा है, 7, इसके 7 के आसपास जा रहा है। यहीं पर आपका क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, सीकम का देखिए यहीं पर आपका क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया रहता है और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। आपका पीएच देखिए जगह जगह का पीएच दिखाया गया है इसमें। पेयजल की गुणवत्ता और आंत का स्वास्थ्य। पीने के पानी की जरूरत है पीएच 6.2 टू 7.0, यानी कि जो पीने का पानी होना चाहिए बॉड का वो 6.2 से 7.0 के बीच में होना चाहिए। टीडीएस उसका 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। चिकन तनाव के प्रति कम सहनशील हो गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी की गुणवत्ता खराब है। अगर आपका बर्ड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, यानी कि तनाव के प्रति कम सहनशील हो गया है, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह क्या है कि पानी की गुणवत्ता खराब है। पानी की गुणवत्ता अगर सही नहीं है तो भी बर्ड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा और बीमारियां हो जाएंगी इसके अंदर। आहार यानी फीड और फीड मैनेजमेंट से पेट का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी कि अगर फीड का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो भी पेट का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पेट के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असर डालती हैं, जैसे फीड का स्वरूप। गोली के बनी पाइप के फॉर्म में, ये देखें गोलियों के फॉर्म में है। टुकड़ा यानी कि जो आपका क्रम के फॉर्म में होता है, क्रम के रूप में मैस ऑर्डर के फॉर्म में जैसे होता है। फीड तक पहुंच है कि नहीं है, ये फीड मैनेजमेंट के अंदर में आता है ये सब। यानी कि फीड का जो रूप है वो किस तरीके का है, फीड तक पहुंच है कि नहीं है। फार्म पर फीड प्रबंधन, यानी कि आपके फार्म पर फीड का प्रबंधन कैसा है। फीड में परिवर्तन, यानी कि फीड में जो बदलाव करते हैं वो। फीड भंडारण, यानी कि फीड को स्टोर कैसे किया गया है। समय मतलब कि किस समय पर दाना आप दे रहे हैं बर्ड को, इस पर भी डिपेंड करता है। फीड घटक एमई यानी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, और सीपी यानी गुड प्रोटीन का स्रोत क्या है। दुनिया भर में मक्का और सोया के अलावा भी कई सारे फीड घटक इस्तेमाल होते हैं और इसका असर गट हेल्थ पर पड़ता है। कण का आकार, यानी कि जो फीड के टुकड़े हैं उनका आकार क्या है। धूल भरा चारा ही समस्या है, यानी कि जो धूल भरा चारा होती है वो गट हेल्थ में समस्या पैदा करती है। कैसे समस्या पैदा करती है, अभी आप लोगों ने पहले क्या देखा, गिजाड़ में फीड की पिसाई होती है, लेकिन और जब पिसाई होती है तो क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वही छोटे टुकड़े आपके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर पहले से ही फीड के टुकड़े बहुत छोटे हैं तो पिसाई करने के लिए क्या है, कुछ नहीं। उसमें बिना, जब पिसाई होती है तो उस समय कई सारे पाचक रस मिलते हैं, और अगर बिना पिसाई हुए ही गिजाड़ में बिना पिसाई हुए ही फीड आगे बढ़ जाता है तो उसमें पाचक रस नहीं मिल पाते हैं और फीड सही से पचता नहीं है। इसलिए जो फीड आप दे रहे हैं उसमें फीड का जो साइज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये देखिए, ये अच्छे साइज का फीड है, ठीक है, लेकिन ये देखिए क्या है, इसमें जो है पैलेट्स तो हैं लेकिन अधिकतर तो पाउडर से हो रखा है। इसमें देखिए क्या है, टुकड़े हैं कुछ क्या ना, लेकिन पाउडर से हो सकता है, हो रखा है। तो ये इस तरीके का और इस तरीके का फीड जो है दिक्कत पैदा करेगा बर्ड को। इस तरीके का फीड आप बर्ड को ना दें। विटामिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह होते हैं, इनका भी असर पड़ता है। तो फीड बनाया जाता है तो उसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं, एमिनो एसिड मिलाए जाते हैं। तो ये सब जो पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, इन सब का असर भी फीड पाचन तंत्र पर पड़ता है। आंत के स्वास्थ्य पर फीड प्रबंधन देखिए, आंत के स्वास्थ्य पर फीड प्रबंधन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्री स्टार्टर क्रम देखिए इस तरीके का है, ब्रॉयलर स्टार्टर क्रम देखिए इस तरीके का है। अब ये देखिए क्या हो रखा है, इसकी हालत देखिए कैसी हो रखी है, डस्ट सी हो रखी है ना, तो ये दिक्कत पैदा करेगा।
फीड का स्वरूप और कण का आकार गिजार्ड फंक्शन और उसके बाद के आंत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि गिजार्ड का जो फंक्शन होता है वो आंत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमने बताया ना आपको, गिजार्ड में फीड कण छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और पाचन के लिए गृहिणी में चयनात्मक मार्ग कण आकार को ध्यान में रखते हुए जारी करता है। यानी कि जो छोटी आंत होती है आपकी, उसमें जो गिजार्ड में फीड के कण होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। फीड को गिजार्ड में एसिड और पेप्सिन के साथ में मिलाया जाता है, जो प्रोटीन को छोटी आंत में अवशोषित होने में मदद करता है। यानी कि गिजार्ड में ही आपका एसिड और पेप्सिन मिलता है, तभी प्रोटीन आपका छोटी आंत में सोखता है। अगर गिजार्ड में ये सब मिले बिना ही या पर्याप्त मात्रा में मिले बिना ही फीड आगे बढ़ जाएगा, तब ये दिक्कत पैदा होगी और आगे सही से अवशोषण नहीं हो पाएगा। छोटे आकार के फीड या धूल भरे मैस होंगे तो दिक्कत पैदा होगी आपकी। फीड गिजार्ड में कम समय तक रहता है, जिसके कारण अकुशल पेप्टाइड तैयारी होती है। यानी कि जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन के पेप्टाइड्स होते हैं, वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तैयार नहीं होंगे तो आगे अवशोषित नहीं होंगे, इससे दिक्कत होगी आंत के स्वास्थ्य पर। अधिक प्रोटीन सूक्ष्म जीवी के लिए पिछली आंत तक पहुंचता है। अगर पचेगा नहीं प्रोटीन वहां पर छोटी आंत में, तो फिर ये पीछे पहुंचेगा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में आखिर में पहुंचेगा तो वहीं पर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी होते हैं वहां पर होते हैं, फिर वो यही सब काम करते हैं। आंत की चिपचिपाहट बढ़ जाती है, यानी कि म्यूकस दिक्कत करता है, फिर वो चिपचिपाहट बढ़ती है। और जैसे जब देखते हैं आंत खोलते हैं, कई बार आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आप देखते हैं ना कि आंत के अंदर जो है लसलसा सा म्यूकस टाइप का होता है। यानी कि दिक्कत क्या है, वही दिक्कत है। समझ लीजिए आप इस चीज को अच्छे से, और आपको इसे मैनेज करना है। आंत के स्वास्थ्य पर फीड प्रबंधन, ये भी देखिए फीड का स्टोर आप कैसे करते हैं। फीड का स्टोर देखिए अच्छे साफ सुथरे कमरे में करना चाहिए। नीचे से दीवारों से 1 फीट दूरी होनी चाहिए। फीड के बैग को लकड़ी के पैलेट का उपयोग करके जमीन से 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। देखिए दीवार से 1 फीट की दूरी पर है। फीड वितरण से पहले पाव पहले वाली प्रणाली होनी चाहिए। यानी कि जो फीड आप स्टोर करने के लिए पहले ले जाते हैं, उसको इस्तेमाल भी आपको पहले करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एक जो पहले फीड गया है आपने इस्तेमाल नहीं किया, बाद में जो फीड गया है उसको इस्तेमाल कर लिया, तो पहले वाला फीड पुराना होता रहेगा तो उसमें माइकोटॉक्सिन्स पैदा होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया है, फीड को उठा के फार्म के अंदर ही स्टोर कर लिया है। ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ओपन फार्म है आपका तो उसमें कुछ आपको ऐसी चीजें भी करनी पड़ सकती है, जैसे फॉगर वगैरह लगाना पड़ गया या स्प्रे मारना पड़ गया, तो फिर क्या होगा कि ये गीला होगा, और अगर टाइम पे नहीं खिलाया गया इसको तो फिर दिक्कत पैदा करेगा। हालांकि अगर इस पर अल्ट्राबैक्टर का स्प्रे पड़ता है तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो माइकोटॉक्सिन को खत्म करने यानी कि फंगस को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन बहुत सारे और भी आपको, मान लीजिए अगर आप कोई दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, दूसरी चीज का स्प्रे कर रहे हैं, या उसके अल्ट्राबैक्टर के बिना, घोल के बिना ही आप फॉगर चला रहे हैं, तो ये आपका फीड गीला होगा तो फिर इसमें बीमारियां पैदा होंगी। माइकोटॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए हम लोग एक विशेष अलग से चर्चा रखेंगे। हालांकि अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं माइकोटॉक्सिन और आंत का स्वास्थ्य, यानी कि गट हेल्थ पर, यानी पाचन तंत्र पर, आंत के स्वास्थ्य पर माइकोटॉक्सिन का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। माइकोटॉक्सिन देखिए कौन कौन से हो रहे हैं। नॉर्मली जो है 3 तरीके के माइकोटॉक्सिन होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन B1, फ्यूमोनिसिन B1 और ऑक्राटॉक्सिन A। स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और बहुत ज्यादा, यानी कि फीड के सैंपल चेक किए गए तो इनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा पाई गई। जैसे देखिए परसेंट ऑफ सैंपल चेक किया गया तो लगभग 86% जो आपका फीड रहा है उसमें अफ्लाटॉक्सिन पाया गया है। और ये जो आपका होता है ना फ्यूमोनिसिन B1, ये 97% तक पाया गया है। यानी कि अधिकतर जो फीड आते हैं आपके, उनमें माइकोटॉक्सिन पाए गए हैं। ये माइकोटॉक्सिन क्या करते हैं, गट में जाते हैं, फिर दिक्कत पैदा करते हैं। इकोलाई और CRD की बीमारी इन्हीं से आती है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए कि माइकोटॉक्सिन्स फ्री रहे आपका फीड। लेकिन अधिकतर फीड में क्या होता है, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हो सके तो आप फीड को 12 घंटे पहले फर्श पे फैला दीजिए, पन्नी फैला दीजिए फर्श पर, उस पर पतला सा फीड फैला दीजिए और उसके ऊपर अल्ट्राबैक्टर का स्प्रे मार दीजिए, पंखा चला दीजिए, सुबह तक फीड सूख जाएगा और फिर आप उसको उठा करके बच्चे को खाने के लिए दीजिए। तो ये जो आपके माइकोटॉक्सिन्स होते हैं या फंगस वगैरह होते हैं, माइकोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, टॉक्सिन खत्म कर देता है, क्योंकि अल्ट्राबैक्टर के अंदर
टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की, विष को खत्म करने की क्षमता है। उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विष को खत्म कर देते हैं। और इसके अलावा जो उसके अंदर टॉक्सिन को फैलाते हैं, यानी जो फंगस होते हैं जिनकी वजह से टॉक्सिन फैलता है, पैदा होता है, उस फंगस को ये 15 से 20 मिनट में खत्म कर देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो उसको भी 15 से 20 मिनट में खत्म कर देते हैं। अपना अच्छे से उस पर स्प्रे कर दिया, भीगा रहा 15-20 मिनट तक, वो खत्म हो गया आपका टॉक्सिन वगैरह, उसके अंदर से माइक्रोटॉक्सिन खत्म हो गया और बैक्टीरिया फंगस खत्म हो गया उसके अंदर से खराब वाले। और फिर आप पंखा चला दीजिए तो सूख जाएगा, फिर सुबह तक उठा के बर्ड को डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड को, नहीं मालूम है आपको सही से फीड की क्वालिटी के बारे में, तब भी आप अपने बर्ड को माइक्रोटॉक्सिन से बचा सकते हैं। ये आप आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और भी कई तरीके के माइक्रोटॉक्सिन्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और माइक्रोटॉक्सिन की एक अलग से विशेष चर्चा भी करेंगे। ये माइक्रोटॉक्सिन्स था, यहीं तक आज रखते हैं हम लोग, समय काफ़ी हो गया है। और आज जो कुछ इसके आगे हम लोग चलेंगे, आगे आगे देखेंगे कि और कौन सी दिक्कतें आती हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम कट हेल्थ को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कौन कौन से प्रोबायोटिक्स हैं जो कि इसमें बहुत ही मददगार होते हैं। इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। आज जो कुछ भी आप लोगों ने देखा जाना है, इसके बारे में अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो उसको किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। इम्यूनिटी की डोज कहाँ